इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्यसभा चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है, जिसके तहत आज से यानी 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक नामांकन जो है वो भरे जा सकते हैं। तो वहीं 3 सितंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय मामलों के सलाहकार राम नारायण यादव जी। सर, सबसे पहले यदि हम हरियाणा के परिदृश्य से चर्चा शुरुआत करें इसकी, तो किरण चौधरी का यदि हम जिक्र करें, 2 बार याचिकाएं डाली जा चुकी हैं, दोनों याचिकाओं को खारिज किया गया। तीसरी मर्तबा फिर से कांग्रेस की तरफ से उनकी विधायक पद की सदस्यता रद्द करने को लेकर याचिका डाली गई है। तो दूसरी तरफ आज से जो है वो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कब तक उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है, और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स? देखिए चंदेल जी की आज नोटिफिकेशन हो चुकी है, और इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 152 के अंदर इलेक्टोरल रोल, जो उन सदस्यों की नाम की संख्या होती है जिन्होंने वोट डालनी होती है, वो तैयार कर ली गई है। और नॉमिनेशन के लिए वो एक हर कैंडिडेट को देने का हक है, रिटर्निंग ऑफिसर को मांग सकते हैं वो। तो वो लिस्ट तो तैयार हो चुकी है किस किसी ने वोट डालनी है। और जैसे कि अभी की नहीं पेपर में आई है ना किसी चीज़ में आई है, किरण चौधरी जी की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है, तो उससे उस इलेक्टोरल रोल में वोट डालने के लिए उनका नाम होगा। और जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इलेक्टोरल रोल तैयार हो चुका है, वो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में जा चुका है। रिटर्निंग ऑफिसर स्पीकर साहब के अंडर नहीं है, उनके पास जा चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्क्वालिफिकेशन के केस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से दल बदल कानून का यदि हम जिक्र करें, तो दल बदल कानून के तहत जिस तरीके से प्रक्रिया का हवाला देते हुए जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस कांग्रेस के पास थे, जो वैलिड उनके पास जितने भी, चाहे हम वीडियोस का जिक्र कर लें या फिर जितनी भी उनके पास प्रूफ्स अवेलेबल हैं दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने को लेकर, क्या उसका किसी तरीके से अड़चन जो है वो पैदा हो सकती है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान? नहीं, उससे अड़चन पैदा नहीं होगी। उससे तो अड़चन सिर्फ यही पैदा होगी कि अगर, क्योंकि स्पीकर साहब को ट्रिब्यूनल को रोक तो नहीं सकते ना इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेने के लिए। अगर वो डिस्क्वालीफाई इन बिटवीन कर सकते हैं तो वो तुरंत इलेक्शन कमीशन को बताएंगे और वहाँ पर उसमें फिर चेंज आ जाएगा। अगर वोट से पहले ऐसी बात होती है तो इलेक्टोरल रोल चेंज हो जाएगा, कोई भी नाम ऐड भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी समझाएं कि क्या एक विधायक रहते हुए कोई जो है वो राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव लड़ सकता है, और यदि लड़ सकता है तो उसकी क्या कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं? देखिए, कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन इसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक ऑनरेबल मेंबर चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के लिए लड़ सकते हैं, कोई विधायक हैं वो भी लड़ सकते हैं, और कोई साधारण व्यक्ति है वो भी लड़ सकता है। सिर्फ इसमें कंडीशन ये है कि 2 सीट से अधिक एक बार में वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक सवाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प सा हो जाता है कि मान लीजिए कि आप जो है वो मौजूदा समय में किसी एक पर्टिकुलर सपोज कि ए पार्टी के अंदर आप शामिल हैं, आप ए पार्टी के मेंबर हैं, और उसी से आप जो है वो विधायक पद पर जो है वो विधायक जो है वो बने हुए हैं। तो जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं, तो बी पार्टी जो है वो आपको बतौर उम्मीदवार राज्यसभा चुनावों को लेकर खड़ा करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्लॉजेस किस तरीके से इसके आड़े जो हैं वो आ सकते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट लीगली कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं ये क्वेश्चन है आपका। क्योंकि हम ये जो इसमें फॉर्म सी होता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के रूल्स के तहत दिया हुआ है, उसमें फॉर्म भरना होता है। फॉर्म सी के पार्ट 1 में एक कॉलम है सी, उसमें देना होता है कि मैं इस पार्टी ने खड़ा किया हूँ। अगर वो उसी पार्टी ने खड़ा किए हैं तो सही है। अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट बन गए हैं, तो वो वहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल होगा। अगर ऑब्जेक्शन उस पर क्रिएट हो गया तो फिर वहाँ पर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, और उस कैंडिडेट का नॉमिनक्लेचर है वो स्क्रूटनी के अंडर आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल जो हैं वो और भी जहन में आते हैं कि मान लीजिए कि
मौजूदा समय के अंदर हरियाणा विधानसभा की जो पूरे तरीके से जो सीट्स हैं, जो एक पूरी सीट्स जो हैं मौजूदा समय के अंदर, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लें 41 सीटें उनके पास हैं, कांग्रेस का जिक्र कर लें, जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर लें या फिर अन्य निर्दलीय विधायकों का जिक्र कर लें, यदि एक ही उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा जाता है और वो उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा जाता है, तो क्या स्थिति रहेगी? चुनाव होंगे या फिर सीधे तौर पर जब स्क्रूटनी जो है वो कैंडिडेचर वापस लेने की जो अंतिम तारीख होगी उसी दिन, जो कि 27 अगस्त जो है वो बताई जा रही है, तो क्या उसी दिन जो है वो सर्वसम्मति से होगा या फिर किस तरीके से उसको डिक्लेयर जो है वो किया जाएगा? हाँ, देखिए ये भी एक अच्छी पब्लिक की जानकारी के लिए है कि जैसे नॉमिनेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं, 22 को ये बंद हो रहे हैं, 21 को, 22 को स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी के बाद में फिर 7 दिन तक 6 दिन तक कोई काम नहीं होगा। 27 को तक हम ये वेट करते हैं कि 22 को जितने 1 या 2 या 3 या 4, हम ये नहीं कह सकते कि 1 2 आएंगे, 3 भी आ सकते हैं। अगर 2 नॉमिनेशन आते हैं और दोनों वैलिड 22 को माने जाते हैं, तो वहाँ ये एक प्रोसीजर है कि कुछ टाइम दिया जाए किसी कैंडिडेट को कि अगर वो समझें कि मैं विड्रॉ करूँगा तो विड्रॉल की डेट वो दे देते हैं। तो इस बार विड्रॉल की डेट 27 हरियाणा के लिए दी हुई है। तो मान लिया अगर 2 कैंडिडेट भी हैं और 27 तक एक कैंडिडेट विड्रॉ कर जाता, एक रह जाते हैं, और ये भी मान लिया कि एक ही कैंडिडेट है और 22 को उनका ठीक मान लिया है, तो भी 27 तक इस वजह से वेट करेंगे कि हो सकता है कि वो एक भी विड्रॉ कर जाए। इसका एक बैकग्राउंड इस लॉ की ये भी है। इस वजह से वेट करना होता है विड्रॉल के टाइम पर। और अगर एक ही कैंडिडेट रह जाते हैं विड्रॉल के टाइम पर, आखिरी टाइम पर 3 बजे तक, उस टाइम 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर उनके इलेक्शन का सर्टिफिकेट उस कैंडिडेट को जीतने का दे देते हैं। इसके अलावा मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा सर कि सारी परिस्थितियां से आप भली भांति वाकिफ़ हैं, किस तरीके की सीट्स जो हैं वो तमाम राजनीतिक दलों के पास मौजूदा समय में अवेलेबल हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बयानबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि खासतौर पर यदि हम जननायक जनता पार्टी का जिक्र कर लें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यदि किसी भी नोबल व्यक्ति को जो है वो उतारा जाता है मैदान में तो हम उसका सहयोग जो है वो करेंगे, यानी कि कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी जो है वो सहयोग करती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ एक निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी विपक्ष के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कितना रोमांचक जो है वो इस बार राज्यसभा का चुनाव जो है वो रहने वाला है? देखिए, रोमांचकता तो ये आज ही नहीं, आपको 2016 का इलेक्शन देखा होगा कि जब 16 वोट ही कैंसिल हो गई थी। रोमांचक ये कब हो जाए तो ये तो कोई स्थिति उसी टाइम लगाई जा सकती है कि क्या रोमांचक हो जाए। आज तो बिल्कुल ही स्थिति ऐसी बन भी सकती है कि जैसे बहुत ही नैरो मार्जिन पर मेजॉरिटी है, और दूसरी बात यह है कि इसमें व्हिप लागू नहीं होता, और तीसरी बात यह है कि अगर किसी को पता भी लग जाता है कि इसने वोट हमारी पार्टी के अलावा दूसरी में डाला था, उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो कुछ भी लें, लेकिन उनकी सदस्यता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है, बेशक हम इसको कहते हैं कि ये सीक्रेट बैलेट सीक्रेट वोटिंग होती है, किसी दायरे तक सीक्रेट होती है, लेकिन इसमें ओपन बैलेट होता है क्योंकि उनको अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है। तो रोमांचकता तो इसमें बहुत ही आखिर तक बनी रहती है। और इसमें मैं बताऊं कि मैंने तो सजेशन भी दिए हैं और मैं बोला भी हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी बोला हूँ कि जहाँ 360 डिग्री का कैमरा लगा हुआ होता है और जहाँ इतनी चेकिंग होती है, 90 सिर्फ वोटर होते हैं, इतने स्टाफ होता है, ऑब्जर्वर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, 360 डिग्री का कैमरा होता है, और वहाँ 16 वोट कहाँ गई हैं ये नहीं पता चला। तो इसमें रोमांचकता में तो कोई कमी नहीं, कभी भी पैदा हो सकती है। मैं इसकी बात नहीं कह रहा, कभी भी पैदा हो सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो मौजूदा समय में नंबर्स हैं, उन नंबर्स गेम्स को लेकर कांटा जो है वो किसी भी तरफ जो है वो पलट सकता है। देखिए, कुछ ऐसे होता है कि कुछ पार्टी डिसिप्लिन होती हैं, कुछ में कंट्रोल भी होता है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आज जैसे बीजेपी का कमांड अच्छा है, बीजेपी कंट्रोल में है, और वो बेशक व्हिप लागू नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन तो सभी पार्टीज इशू करेंगी।
तो उसके हिसाब से अब इसमें डिसिप्लिन तो सबसे पहले देखी जाएगी कि जहाँ डिसिप्लिन होगा वो जीत जाएंगे, अगर इनडिसिप्लिन कहीं हो गया तब वो रोमांचकता पैदा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संसदीय मामलों के सलाहकार राम नारायण यादव जी, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि किस तरीके से इस बार के राज्यसभा चुनाव जो हैं वो रोमांचक जो हैं वो रहने वाले हैं, और क्या कुछ जब एक विधायक जो है वो मौजूदा समय में विधायक पद पर रहता है तो क्या वो राज्यसभा के चुनाव लड़ सकता है, और यदि लड़ सकता है तो उसके पीछे की क्या कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।